नमस्कार दोस्तों। जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और इन सारे सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। किसी और को बताने के लिए नहीं, अपनी आंसर राइटिंग बेहतर करने के लिए और मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास इन सवालों के जवाब हों। अदरवाइज़ हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इनमें से 5 सवाल मैंने आज लिए हैं, बाकी जो बच गए हैं उनको मैं अगले शनिवार को कवर करूंगा, उनका जवाब दूंगा। और जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था उसका आंसर लिख के रखिए, मैंने भी लिख लिया है। मंडे को हम उस पर बात करेंगे कि इसका एक अच्छा उत्तर क्या हो सकता है। फ़िलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये 5 सवाल कौन से हैं आज जिन पे मैं बात करूँगा, जो दिमाग में आते हैं और ये बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छी आंसर राइटिंग करनी है तो इनका जवाब आपके पास होना चाहिए। जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते या नहीं कर सकते, या कोई उनके पास नहीं है जो बताए कि उन्होंने अच्छा लिखा है कि नहीं। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छा उत्तर लिखा है। ये क्वेश्चन कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, बहुत 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 ज़रूरी सवाल है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम दूसरों के भरोसे हैं कि कोई कह दे अच्छा है तो अच्छा मान लेंगे, कोई कह दे ख़राब है तो ख़राब मान लेंगे, तो सही मायने में हम तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी ये हालत है, जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी जब हमसे पूछेगी, तब हमें पता ही नहीं कि हम कब अच्छा लिखते हैं या बुरा लिखते हैं, बढ़िया हम डिमांड को पूरी कर पाते कि नहीं, तो हम वहाँ क्या करेंगे जाके। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, कैसे जानें कि हमारा उत्तर अच्छा है। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात क्या है कि आप प्रश्न को कितना समझते हैं। आप जिस रूप में प्रश्न को समझेंगे उसी से आप समझ पाएंगे कि आपका उत्तर ठीक है कि नहीं। अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है, तो आप उसका उत्तर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। ये पहली चीज़ है। देखिए, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, तो ये बड़ा आसान होता है चेक करना, जानना कि हाँ आपने अच्छे से लिखा है। कहीं कहीं गलतियाँ ये होती है कि हम कभी कभी ज़्यादा लिख देते हैं, कभी कभी हमें टॉपिक आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने ऐसी बातों को भी लिखा है जो पूछा ही नहीं गया। तो क्वेश्चन में टॉपिक हमने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तैयार भी है, लेकिन जो पूछा गया है हमने वो नहीं लिखा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे सीधी सी बात है, मान लीजिए कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बार बार आने से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं देश में, भारत में जो है आर्थिक सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, आप इसका विश्लेषण करिए। और आपने चक्रवात बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब आप वहाँ पे अगर ये लिख दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कैसे बनता है, फिर वो जो है कैसे पश्चिम की ओर जाता है ना, पूरब से पश्चिम की ओर, ये सारी बातें आपने बता दी, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो कुल मिला के आपने क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं। टॉपिक आपने तैयार किया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया। और अगर आप क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई चक्रवात आ गया। आप इंट्रोडक्शन में ये बात लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन असली बात ये कि उसका प्रभाव क्या है ये पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। सिर्फ प्रैक्टिस में ही नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा होता है, बढ़िया तैयारी करके गए हैं, पूछा कुछ और गया, लिख के कुछ और आए हैं, बाद में उन्हें एहसास होता है कि कुछ और लिख दिया। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपका उत्तर बढ़िया है कि नहीं है। मेन चीज़ इस पर आप फोकस करिए कि आपने प्रश्न को कितना अच्छे से समझा है, क्या पूछा गया है। एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्या पूछा गया है, इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि आपका उत्तर उस पूछी गई बात के करीब है कि नहीं। अब उसमें आप तथ्य आप डालें न डालें, आप अपना तर्क दें न दें, ये सारी बातें इसी से समझ में आ जाती हैं कि क्वेश्चन को आपने कितना समझा है। तो बस उसी से आप मैच कर लीजिए, जितनी डिमांड आप पूरी कर रहे हैं उस हद तक आपने अच्छा लिखा है। अगर आप मुद्दे से भटक रहे हैं या अनावश्यक रूप से आपने चीज़ों को लिखी है तो वहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई स्लाइड नहीं है, यही एक स्लाइड है और आपको मेरी आवाज़ सुननी है, उससे आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कल पूछा गया था, कमेंट में ही शायद था वो, कि सर एक क्वेश्चन में कितने डायग्राम बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके दिमाग में भी शायद आया होगा। देखिए, कोई प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है पहली बात ये कि आप उसमें डायग्राम बनाएं ही, मतलब यूपीएससी ने ऐसा नहीं कहा है,
लेकिन आपको अगर स्कोप दिख रहा है कि इस क्वेश्चन पे डायग्राम बनाना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से बनाना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, कभी मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है कि कितने मतलब बनाने चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि कितने बनाएं। देखिए, डायग्राम की संख्या इस बात से तय होती है कि आपकी शब्द सीमा क्या है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 150 शब्द में उत्तर देना है, 200 शब्द में उत्तर देना है। डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उतने शब्द नहीं चाहिए हमें, जगह काफ़ी लगेगी। जैसे मान लीजिए ये पेज है, तो एक डायग्राम हमने बनाया, लगभग आधा पेज ले लिया, लेकिन इसमें हो सकता है 30-35 शब्द आए बस। तो अगर आप 2 डायग्राम बनाते हैं तो ठीक ठाक आप जो है शब्द सीमा को भी पकड़ के चलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने सारी बात अगर डायग्राम में ही बना दी तो दिक्कत है। सब कुछ आपने डायग्राम में बता दिया और पता चला कि 150 शब्दों का था ये, और आपने लगभग 50 से 80 शब्दों के बीच में ही आंसर लिख दिया। तो आपने अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट कर दी, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने शब्द सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब देखिए 150 है तो 120 या 160 हो सकता है, 140 160 मान लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा कि 50 से लेकर के 100 शब्दों की कमी पड़ जाए तो दिक्कत है। तो डायग्राम आप इस चीज़ को, 2 चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएं। पहली बात यह है कि क्या उसकी ज़रूरत है, और अगर है तो जो प्रश्न पूछा गया है उसमें इस डायग्राम को बनाने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाएगा, हम बहुत कम में ही अपनी बात कह देंगे। ये गलती होती है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि डायग्राम बनाओ अच्छे नंबर मिलते हैं। ये सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी ने बहुत सारे लोगों के नंबर इसलिए भी काटे हैं, ठीक है, जिसमें इस शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने बनाए, जितना आपको लग रहा है कि हाँ इतना सटीक है, इतना बनाना चाहिए। जैसे कल मैंने मेरे ख्याल से 3 डायग्राम बनाए थे छोटे छोटे, एक मेन था, बाकी 2 छोटे छोटे थे, लेकिन शब्द सीमा आप देखेंगे लगभग ठीक ठाक थी, वो मैंने पूरा कर दिया था। लगभग 150 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर हो गया था। तो ये इस चीज़ पर निर्भर करता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आप अगर 2 बना सकते हैं 2 बनाइए, 1 बना सकते हैं 1 बनाइए। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप अगर हिंदी में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और कहीं पे इंग्लिश लिखना ही पड़ जाए, मजबूरी है, उसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? या फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं आंसर एग्जामिनेशन हॉल में या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको हिंदी में लिखना पड़ जाए, तो क्या करेंगे आप? इसका सिंपल सा उपाय है। एक फर्स्ट रैंकर हुए थे अभी कुछ साल पहले, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनकी कॉपी मैंने देखी, प्रैक्टिस वाली कॉपी, तो उसमें कहीं गुड़ लिखने की ज़रूरत थी, शायद चीनी उद्योग से संबंधित क्वेश्चन था। तो उन्होंने बाकायदा इंग्लिश में लिखा था, GUD ऐसे लिखा था, और कोष्ठक में उन्होंने ऐसे गुड़ लिख दिया था। एग्जामिनर को समझ में आया कि ये क्या है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का एग्जामिनर है उसको शायद ये GUD नहीं समझ में आएगा, गुड़ नहीं समझ में आएगा, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया गुड़। अगर आप हिंदी से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, जैसे कल मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा था, वहाँ GDP लिखने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो आप GDP ऐसे ना लिखें, इसमें दिक्कत है। आप देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं तो आप ऐसे GDP लिखिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं GDP। और ऐसे ही इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं, मतलब टोटल आप इंग्लिश में ही आंसर लिख रहे हैं, और वहाँ पे आपको जैसे वही एग्जांपल गुड़ लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है। कोष्ठक में समझाने के लिए हो सकता है आप हिंदी में लिख दें, लेकिन एग्जामिनर इसको ज़्यादा महत्व देगा, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि लिखते समय गलती हो जाती है। जैसे कल मैंने दिखाया था, शायद नहीं दिखाया था, जैसे अधिक लिखना था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ध की जगह मैंने कोई और शब्द, कोई अक्षर लिख दिया, ठीक है। अब ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या करें हम? कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसा आप मत करिए, ये बड़ा ख़राब इंप्रेशन डालता है। आपके पास कोई कॉपी या इस तरह से काटा गया हो तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक आंसर मैंने जो पहला वाला आंसर लिखा था, वहाँ मुझे बताना था, एक जगह मैंने जानबूझ के, वो हालांकि सरकार कुछ लिखना था तो 2 बार 100 बन गया था, तो उसको मैंने ऐसे ही से काटा था जानबूझ के, ताकि मैं वहाँ आपको बता सकूँ, तो वो भूल गया था। अगर कोई गलती हो जाती है लिखते समय तो आप एक बार काटिए ऐसे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है तो ऐसे कर ही देंगे, लेकिन आप आदत में ये चीज़ लाइए कि एक बार ऐसे काट देंगे, समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, उसके आगे लिख दीजिए। इसको यहाँ पे एकदम काला करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ख़राब इंप्रेशन जाता है, काफ़ी गंदी दिखती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है
अक्सर पूछा जाता है, आपके साथ भी ये बात होगी। 5वां क्वेश्चन है कि मन न लगे। आंसर राइटिंग हम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें समझ में भी आ गया है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, सिलेक्शन चाहिए तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मन ही नहीं कर रहा। हम बहाने बना दे रहे हैं अपने आप से, किसी न किसी बहाने से हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सीरियस इशू है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को कि आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा है। बहुत सारे बहाने बना रहा है कि तैयार नहीं है, मूड नहीं है, या ये पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, तब तक समय निकल गया, सोने का टाइम हो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया, कहीं बाहर जाने का टाइम हो गया। कुल मिला के आपने खुद ही अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे आसान तरीका ये है कि आपने कहीं ना कहीं दिमाग में ये बिठा रखा है कि ये मुश्किल काम है। आप खुद से ये कहना शुरू करिए, इस तरह से काम करना शुरू करिए जिससे आपको खुद रियलाइज़ हो कि ये बड़ा आसान काम है, ये बहुत मज़ेदार काम है। और इसके लिए क्या हो सकता है कि आप वहाँ से शुरुआत करिए जो मैं कहता हूँ। आप कोई मज़ेदार चीज़ लिखिए, अपने बचपन की कोई कहानी लिखिए, या एक उत्तर लिखने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में लिखिए। यही लिखिए कि उत्तर लिखने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जब आप बात करेंगे अपने आप से तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। कुल मिला के ये है कि आंसर लिखने से पहले आप लिखने की आदत डालिए। जैसे रेस में शामिल होना है या प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें साइकिल की रेस, अगर मैं एग्जांपल अक्सर यही लेता हूँ, तो साइकिल की रेस में जाना है तो सबसे पहले आपको साइकिल चलाना सीखना होगा। ऐसे ही आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको कुछ न कुछ लिखना होगा। जब लिखते 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 आदत हो जाएगी, तो जब आप लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी बकवास बात लिख रहे हैं, तब भी वही प्रोसेस चल रहा है दिमाग में। आप पहले कुछ सोच रहे हैं, फिर उसको अपने पेन के ज़रिए कॉपी पर लिख रहे हैं। यही काम आपको आंसर राइटिंग के बारे में करना है। बस अंतर ये हो जाएगा कि आप जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं, बस। तो अगर मन आपका बार बार भाग रहा है तो आप इसका बढ़िया उपाय करिए कि पहले लिखने की आदत डालिए, और अपने आप को, जैसे दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप खुद उसे, दिमाग को भी, जैसे कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, प्यार से समझा के उसे आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। कैसा है, बस थोड़ा सा लिखने बैठते हैं और बस 2 लाइन लिख के छोड़ देंगे। 2 लाइन लिखिए, उसके बाद से अपने आप से कहिए कि बस थोड़ा सा और, उतना लिखिए, फिर थोड़ा सा और लिखते हैं। आपका दिमाग खुद कहेगा ठीक है भाई, चलो एक आंसर लिख लो, उसके बाद देखा जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते इसको आसान बनाकर काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर आपने इसको मुश्किल बना लिया, दिमाग में ये डाल लिया कि आंसर राइटिंग बहुत सारे लोग नहीं करते और बड़ा कठिन है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिक्कत है। बाकी जो तरीका मैंने बताया वो बहुत सिंपल तरीका है, आपकी आदत में चीज़ आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने इस हिसाब से उत्तर दे दिया है कि आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बाकी आपके दिमाग में आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप आंसर राइटिंग सीरीज़ की किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, अगले शनिवार को मैं उसको लूँगा, उस पर बात करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो या किसी और सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।